Hello students. So we were studying about the drugs which are used in the respiratory disorders और respiratory disorders के अंदर हमने सबसे पहले कफ की ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे पास ड्रग्स यूज़ की जाती है उसके बारे में पढ़ा। इस लेक्चर के अंदर हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो एज़मा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ की जाती है। अब एज़मा की ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज़ की जाती है उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो अस्थमा होता है, इसके हमारे पास अस्थमा का जो हमारे पास डिसऑर्डर है इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो हमारे पास जो ब्रोंकियल अस्थमा है ये हमारे पास एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास रिकरेंट यानी कि रेपिटेटिव कफिंग, डिस्पनिया और वीजिंग होती है। अब कफिंग मतलब हमारे पास खांसी आना, सेकेंडली हमारे पास क्या है डिस्पनिया। अब डिस्पनिया क्या होता है हमारे पास डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जो पेशेंट्स हैं उनसे हमारे पास जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं उनसे प्रॉपरली सांस नहीं लिया जाता। थर्ड जो हमारे पास सिम्टम है दैट इज वीजिंग। अब वीजिंग का क्या मतलब होता है, जब हमारे पास अस्थमा का पेशेंट सांस लेता है तब क्या होता है हमारे पास उसकी सांस लेने की आवाज़ जो है वो हमें सुनाई देती है। जो प्रॉपर हमारे पास एक माइन्यूट सी साउंड होती है वो हमारे पास साथ में आती है। इन द केस ऑफ हमारे पास ब्रोंकोडाइल हमारे पास अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर, तो अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है ब्रोंकियल अस्थमा इज अ कंडीशन which is associated with the recurrent episodes of coughing, dyspnea and wheezing. अब ये हमारे पास क्यों होता है? What is the reason of the recurrent episodes of coughing, dyspnea या फिर wheezing? हमारे पास कुछ तो जो एयर फ्लो है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, या फिर जो हमारे पास जो ब्रोंकाइल्स हैं उसके अंदर क्या हो गया हमारे पास नैरोइंग हो गई है। सो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंट या फिर रिकरेंट कफिंग स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में डिफिकल्टी आती है, डिस्पनिया हो जाता है अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर। क्यों? जब उनके एयरवे के अंदर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या तो किसी फॉरेन मैटर की वजह से या फिर हमारे पास ब्रोंकियोल्स के या ब्रोंकाई के नैरोइंग होने की वजह से। अब हमारे पास जो ब्रोंकाई की नैरोइंग है वो क्यों हो जाती है? जब हमारे ब्रोंकियोल्स के अंदर स्पैज्म हो जाता है या फिर हमारे स्पैज्म होता है बेसिकली हमारे पास मसल का कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हमारे पास जो ब्रोंकियोल्स हैं उनके मसल्स के अंदर स्पैज्म होना स्टार्ट हो जाते हैं तब उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है या कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो हमारा जो ब्रोंकाई है वो नैरो हो जाता है। अब हमारे पास स्पैज्म्स की वजह से क्या होता है, या तो हमारे पास नैरोइंग स्पैज्म्स की वजह से होती है या फिर हमारे पास जो नैरोइंग है ब्रोंकाई की वो हमारे पास एडिमा की वजह से होती है। एडिमा क्या होता है हमारे पास स्वेलिंग हो जाए या फिर हमारे पास फ्लूइड रिटेंशन हो जाए। और उसके अलावा हमारे पास जो सिक्रीशंस हैं ब्रोंकियल सिक्रीशंस हैं वो भी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकती है इन द ब्रोंकाई और जिसकी वजह से नैरो हो सकता है। अब एग्जैक्ट जो कोज है वो जो जिसकी वजह से हमारे पास नैरोइंग हो रही है ब्रोंकाई की वो क्लियर नहीं है, लेकिन हमारे पास देखा जाता है कि हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हमारे पास एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है अस्थमा, और हमारे पास जो स्पाज्म्स कॉज होते हैं वो हमारे पास हाइपर एक्टिविटी की वजह से कॉज होते हैं ब्रोंकियल मसल्स की। और हमारे पास जो अस्थमा है ये हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स है या डिसीज है, क्योंकि हमारे पास उनका जो ब्रोंकाई होता है दैट इज नैरो इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। अब हमारे पास चिल्ड्रन के अंदर ब्रोंकाई जो है वो भी डेवलप हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास डेवलपमेंट की वजह से हमारे पास क्या होता है हमारा जो ब्रोंकाई है वो भी डेवलप हो रहा होता है और जो ब्रोंकाई होता है वो नैरो होता है इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स। अब हमारे पास अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, जनरली कहा जाता है कि हमारे पास जो अस्थमा कंडीशन है वो हमारे पास एक एलर्जिक कंडीशन है। किसी बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हमारी बॉडी क्या करती है मास्ट सेल्स की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है, या फिर हमारे पास क्या करती है कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि हमारे पास मीडिएटर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रीन्स, ब्रेडिकाइनिन
जैसे मीडिएटर्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। और ये जो सारे एजेंट्स हैं, ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं, ये मिलके हमारे पास ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन करा देते हैं, या फिर हमारा जो ब्रोंकाई है उसके अंदर सिक्रीशन को इंक्रीज करवा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। अब हमारे लेकिन जो हमारे पास अस्थमा का पेशेंट होता है, उनके अंदर हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो हमारे पास वो फॉल नहीं करता, क्योंकि ये जो मीडिएटर्स प्रोड्यूस होते हैं, हिस्टामीन है और हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, इनकी प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास ये जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करवा के रखते हैं। अब एलर्जी जो है वो वन ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन जो है वो वन ऑफ द मेजर कॉजेज है अस्थमा का। लेकिन एलर्जी के अलावा हमारे पास इन्फेक्शन, इरिटेंट्स, pollution, exposure to cold air, house dust, mites, pollens, इनकी वजह से भी हमारे पास जो है अस्थमा कॉज हो सकता है। अब अस्थमा हमारे पास दो टाइप्स का आता है। हमारे पास या तो अस्थमा जो है वो एक्सट्रिंसिक हो सकता है, या फिर हमारे पास अस्थमा जो है वो इंट्रिंसिक हो सकता है। अब जो अस्थमा हमारे पास एक्सट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा क्या होता है? जो अस्थमा चाइल्डहुड से हमारे पास जिन पेशेंट्स के अंदर चाइल्डहुड से अस्थमा है, या फिर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से अस्थमा है, या फिर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई एलर्जी की वजह से हमारे पास पेशेंट्स के अंदर अस्थमा है, तो उस अस्थमा को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक अस्थमा। और जिन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास मिडिल एज के अंदर बिना किसी नोन एंटीजन की वजह से अस्थमा हो जाए, तो उन पेशेंट्स के अंदर हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक अस्थमा हुआ है। अब जो अस्थमा होता है, इसके जो अटैक्स होते हैं वो हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्यूट अटैक होता है। एक्यूट अटैक जो होता है वो हमारे पास माइनर अटैक होता है। जब हम एक्यूट अटैक वाले पेशेंट्स के अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, तो उनके अंदर जो हमारे पास रिकवरी होती है अस्थमैटिक अटैक की, वो हमारे पास रैपिडली हो जाती है और हमारे पास डिसेबिलिटी नहीं आती बिटवीन द अटैक्स। अब ये हमारे पास एक्यूट अस्थमा के अंदर हम कौन सी ड्रग्स यूज कर सकते हैं? एड्रेनालिन यूज कर सकते हैं, आइसोप्रेनालिन यूज कर सकते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेटर्स यूज कर सकते हैं और एमिनोफाइलिन यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म है अस्थमा के अटैक की, दैट इज क्रॉनिक फॉर्म। फर्स्ट एक्यूट फॉर्म थी, सेकेंड क्रॉनिक फॉर्म है। अब क्रॉनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है हमारे पास? क्रॉनिक फॉर्म के अंदर जब हमारे पास जो एक्यूट अटैक्स है वो टाइम टू टाइम हमारे पास रिकरिंग हमारे पास अटैक्स होने लग जाए। अब जो क्रॉनिक अस्थमा है उसके अंदर हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाता है, जब एक्यूट अटैक्स हो रहे हो और उसके अंदर हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन है ब्रोंकियोल्स की वो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए, तब उसके अंदर हम जो फॉर्म हो जाती है अस्थमा की, दैट इज क्रॉनिक फॉर्म। अब ये जो क्रॉनिक फॉर्म होती है ये हमारे पास ट्रीट की जाती है ब्रोंकोडायलेटर्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स का यूज करके। एक्यूट अटैक में हम एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, बीटा 2 स्टिमुलेटर्स, बेसिकली हम एक्यूट अटैक में ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं। और क्रॉनिक फॉर्म में हम ब्रोंकोडायलेटर्स तो यूज करते ही हैं, लेकिन उसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और हम एंटीबायोटिक्स भी यूज करते हैं इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टेटस अस्थमैटिकस। स्टेटस अस्थमैटिकस हमारे पास वो फॉर्म है अस्थमा की जिसके अंदर जो अटैक होता है वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है, और जो हमारे पास स्टेटस अस्थमैटिकस का पेशेंट होता है वो एड्रेनालिन या एमाइनोफिलिन जो ड्रग है उसको हमारे पास रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, और हमारे पास उस पेशेंट्स के अंदर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी या रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होते हैं। और इसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम जनरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज करते हैं। So these were the 3 forms of attacks। हमारे पास सबसे पहले acute attack होता है, secondly chronic form होता है attack का, और third हमारे पास सबसे severe जो attack है that is status asthmaticus। अब जो drugs हमारे पास अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है उनको हम मेजरली 5 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर भी है हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और ब्यूटेसियोनाइड। मास्ट स्टेबलाइजर्स के अंदर हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट
और कीटोटिफेन ड्रग आती है। ल्यूकोट्राइनिन मॉडिफायर्स के अंदर हमारे पास ज़ाइल्यूटन, ज़ाफिरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट ड्रग आती है। मिसेलियस के अंदर हमारे पास एंटीहिस्टामिन्स, म्यूकोलाइटिक्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। अब जो हमारे पास सबसे पहली क्लास है इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, दैट इज ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर हमारे पास फर्दर 3 क्लास के अंदर ड्रग्स आती है। सबसे पहली जो सब क्लास है दैट इज सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। सिम्पैथोमिमेटिक्स के बाद हमारे पास xanthine डेरिवेटिव्स भी यूज होते हैं और हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी यूज होती हैं। अब ये जो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स हैं, ये हमारे पास जो बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स हमारे पास एक्ट करती हैं, जो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक अमीन्स होती हैं उनके तरह हमारे पास एक्ट करती हैं, या जो ड्रग्स हमारे पास स्टिमुलेट करती हैं हमारे सिम्पैथेटिक सिस्टम को, उनको हम कहते हैं सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। अब सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के अंदर हमारे पास जो ड्रग्स एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन और कैटेकोलामीन का हमारे पास कैटेकोलामीन का जो एक्शन जो है या डोपामीन का जो एक्शन मिमिक करती है वो ड्रग्स होती हैं। सो ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली क्लास है सिम्पैथोमिमेटिक्स। अब सिम्पैथोमिमेटिक्स हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एजेंट्स हैं अस्थमा के। अब इनकी हमारे पास पोटेंसी, ये हमने इसके अंदर हमारे पास बीटा जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स, अगर आपने पढ़ा होगा तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स के अंदर हमने बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स पढ़े थे। तो जो बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स हैं वो हमारे पास यूज होते हैं एज ब्रोंकोडायलेटर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा और वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड ड्रग्स हैं। डिफरेंट पोटेंसी, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है और मोड ऑफ एक्शन हमारे पास डिफरेंट होता है। अब ये जो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स है, सिम्पैथोमिमेटिक्स हमारे पास डायरेक्ट एक्शन से एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है और डायरेक्ट हमारे पास जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन हो जाती है तब क्या होता है, हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है और ब्रोंकोडायलेशन की वजह से हमारे पास जो कफ, जो हमारे पास अस्थमा है उसके अंदर हमारे पास रिलीफ मिलता है। अब बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स का हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि पाल्पिटेशन कॉज कर सकती है। अब बीटा हमारे पास स्पेसिफिकली जो हमारे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं, हमारा जो ब्रोंकियल मसल होता है, ब्रोंकियल मसल के अंदर हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं। तो बीटा 2 रिसेप्टर्स जो है, जब बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे पास स्टिमुलेट होते हैं तब हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन होती है। लेकिन जो सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हैं, जिन ड्रग्स के अंदर हमारे पास सिलेक्टिव एक्शन नहीं होता, यानी कि जो ड्रग्स हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स को भी और बीटा 2 रिसेप्टर्स को भी हमारे पास स्टिमुलेट करती है, तो उसकी वजह से हमारे पास कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं। जैसे कि अब बीटा 2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हुआ तब तो हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन हो गई, लेकिन जब हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाता है, एरिथमिया कॉज हो जाता है। उसकी वजह से, उसके अलावा हमारे पास एंजाइना, एंजाइटी, स्वेटिंग और ट्रेमर्स जैसे हमारे पास साइड इफेक्ट्स आते हैं विद द यूज ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। अब सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स के अंदर हम सबसे मेजरली जो यूज एजेंट है हमारे पास दैट इज एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन जो एजेंट है इसका हमारे पास सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है। जैसे ही किसी को हमारे पास एक्यूट अस्थमा का अटैक हो तो अस्थमैटिक अटैक के अंदर सबसे पहले हमारे पास एड्रेनालिन का शॉट दिया जाता है ताकि हमारे पास जो ब्रोंकोडायलेशन हो जाए और हमारे पास जो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्लियर हो सके। अब जो एड्रेनालिन है इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास रैपिडली आता है, प्रॉम्प्ट एट वंस इफेक्ट आता है और ये हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग होता है, लेकिन ये हमारे पास सीरियस इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो सिर्फ हमारे पास इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर यूज किया जाता है। आजकल हम जो बीटा 2 सिलेक्टिव ड्रग्स हैं उनको यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब एड्रेनालिन के अलावा हमारे पास आइसोप्रेनालिन ड्रग यूज की जाती है। आइसोप्रेनालिन भी सिमिलरली हमारे पास एक्ट करती है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है और जब हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं तब क्या हो जाता है, हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन हो जाती है। अब आइसोप्रेनालिन जो ड्रग है वो हमारे पास एज एन एरोसोल की फॉर्म में या फिर सबलिंगुअल टैबलेट की फॉर्म में यूज की जाती है।
इसका भी इफेक्ट रैपिड है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। और आइसोप्रेनालिन भी हमारे पास टैकीकार्डिया और एरिथमिया कॉज करती है। आइसोप्रेनालिन की 10 to 20 mg 3 टाइम्स अ डे हमारे पास डोज दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एफेड्रीन। अब जो एफेड्रीन एजेंट होता है वो हमारे पास बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर्स को तो हमारे पास स्टिमुलेट करता ही है, लेकिन उसके अलावा अल्फा रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट है वो वीक है इन कंपैरिजन टू एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन। लेकिन जो एफेड्रीन ड्रग है ये हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है, तो इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास 4 वीक ब्रोंकोडायलेशन होगी, लेकिन जो इफेक्ट रहेगा ब्रोंकोडायलेशन का वो हमारे पास 4 to 6 आवर्स तक रहता है। अब एफेड्रीन जो है इसका हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन के साथ साथ ड्यू टू अल्फा रिसेप्टर्स हमारे पास सीएनएस के ऊपर भी इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से हमारे पास एफेड्रीन सीएनएस को भी स्टिमुलेट करता है और जिसकी वजह से पाल्पिटेशन, हमारे पास एंजाइटी और ट्रेमोर्स जैसे साइड इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास एफेड्रीन है उसका डायरेक्ट एक्शन तो है ही, एफेड्रीन हमारे पास स्टिमुलेट भी करता है नॉरएड्रेनालिन का रिलीज, और जो नॉरएड्रेनालिन जब रिलीज होता है तो वो फर्दर हमारे पास जो ब्रोंकोडायलेशन का इफेक्ट है उसको हमारे पास प्रोलॉन्ग कर देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स के अंदर स्पेसिफिक जो एजेंट्स हैं बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेंट्स, उसके अंदर हमारे पास सैल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन और ऑर्सिप्रेनालीन जैसी ड्रग्स यूज होती हैं। ये हमारे पास स्पेसिफिकली बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब जो हमारे पास बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेटर ड्रग्स, स्टिमुलेशन वाली ड्रग्स हैं, ये हमारे इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है दैट इज लॉन्ग। और जो हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड ड्रग्स है अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर वो है हमारे पास सैल्ब्यूटामोल। और सैल्ब्यूटामोल कैसे एक्ट करती है, स्पेसिफिकली हमारे पास बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करती है। और जब बीटा 2 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है, तो हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन का हमारे पास प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमारे पास अस्थमा की ट्रीटमेंट होती है। क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन से हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारा ब्रोंक्यूल्स है उसमें से जो ऑब्स्ट्रक्शन है एयरवे की वो रिमूव हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट्स यूज किए जाते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स के अंदर वो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स। अब ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स के अंदर हमारे पास अमीनोफाइलीन ड्रग यूज की जाती है। अमीनोफाइलीन जो ड्रग होती है ये हमारे पास थियोफाइलीन और इथिलीन डायमीन का कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम होती है ये हमारे पास CAMP को ब्रेक डाउन कराती है, और जब हमारे पास CAMP का ब्रेक डाउन हो जाता है तब हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या करती है, जो ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स हैं ये हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करती है। फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाती है तो हमारे पास जो मेटाबॉलिज्म होता है साइक्लिक AMP का या CAMP का वो हमारे पास स्टॉप हो जाता है। और जब हमारे पास CAMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है हमारे लंग्स के अंदर, तब क्या हो जाता है, हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन हो जाता है। एक तो हमारे पास मैकेनिज्म है। सेकेंडली जो ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स हैं वो हमारे पास एडिनोसिन का जो प्रोडक्शन है उसको स्टॉप करवाती है। अब जो एडिनोसिन ड्रग होती है, एडिनोसिन हमारे पास ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती है। अब एडिनोसिन जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडायलेशन हो जाएगी। सिवियर अस्थमा के अंदर हमारे पास और प्रोफाइलेक्टिक यूज के लिए हमारे पास अमीनोफिलीन ड्रग यूज की जाती है। और अमीनोफिलीन हमारे पास जो पेशेंट्स हमारे पास कैटेकोलामीन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास अमीनोफिलीन ड्रग यूज की जाती है। अब अमीनोफिलीन जो ड्रग है वो हमारे पास 250 to 500 mg की डोज दी जाती है। या तो IV हमारे पास इंजेक्शन दिया जाता है या फिर हमारे पास इन्फ्यूजन दिया जाता है। अब अमीनोफिलीन का हमारे पास एक चीज़ तो ध्यान में रखनी होती है, अमीनोफिलीन का हमारे पास रैपिड इंजेक्शन नहीं देना होता, क्योंकि रैपिड इंजेक्शन की वजह से हमारे पास कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब अमीनोफिलीन के अलावा हमारे पास डेरिफिलीन ड्रग भी यूज होती है।
और अमीनोफिलीन और डेरिफिलीन जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करती है, नॉजिया वॉमिटिंग कॉज करती है, टैकीकार्डिया कॉज करती है और पाल्पिटेशंस कॉज करती है। लास्ट जो हमारे पास क्लास ड्रग आती है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक्स। अब जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं इसके अंदर हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे पास जो मस्कैरिनिक एक्शन होता है हमारे पास एसिटाइलकोलिन का, उसको स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से जब मस्कैरिनिक एक्शन हमारे पास स्टॉप होता है तो वेगल जो टोन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। वेगल हमारे पास बेसिकली जो हमारा स्मूथ मसल है उसके अंदर टोन है कुछ, उस टोन को हमारे पास डिक्रीज करवा देती है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, जिसकी वजह से हमारे पास, लेकिन बहुत कम यूज किए जाते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, क्योंकि ये क्या करती है हमारे पास डिक्रीज करवा देती है ब्रोंकियल सिक्रीशन को। जब हमारे पास ब्रोंकियल सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है तो जो प्री एग्जिस्टिंग ब्रोंकियल सिक्रीशन है वो हमारे पास थिक होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो रिमूवल है वो डिफिकल्ट हो जाती है और ये हमारे पास एज एन ऑब्स्ट्रक्शन काम करती है और अस्थमा को सिवियर करवा सकती है। एंटीकोलिनर्जिक्स के अंदर हमारे पास इप्राट्रोपियम और डीट्रोपिन जो ड्रग है वो यूज की जाती है, एरोसोल की फॉर्म में यूज की जाती है और हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट और इप्राट्रोपियम का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स सिर्फ तभी यूज की जाती है जब हमारे पास जो पेशेंट है वो हमारे पास सिम्पैथोमिमेटिक्स या ज़ैनथीन डेरिवेटिव्स को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो। उसके अलावा अब जो नेक्स्ट क्लास है हमारे पास दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और ब्यूटेसोनाइड ड्रग आती है। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हमारे पास ड्रग्स हैं ये हमारे पास क्रॉनिक इलनेस के अंदर यूज किए जाते हैं और तब स्पेसिफिकली तभी यूज किए जाते हैं जब हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स या हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स या मिसलेनियस एजेंट्स वर्क ना करें। जब बाकी सारी थेरेपीज हमारे पास वर्क करना बंद कर दे तब हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दिए जाते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली हमारे पास स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं। अब ये क्या करती है हमारे पास इनका मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास अनक्लियर है, लेकिन ये कहा जाता है कि हमारे पास ये जो ड्रग्स हैं वो हमारे इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के हेल्प से हमारे पास ये अस्थमा की ट्रीटमेंट करती हैं। जो ब्रोंकाइटिस की वजह से अस्थमा हो जाता है, जब इस ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से अस्थमा हो जाता है, नार्विंग हो जाती है, तब हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो मीडिएटर्स हमारे पास ब्रोंक्यूल्स की इन्फ्लेमेशन करवा रहे थे उन मीडिएटर्स की सिक्रीशन भी स्टॉप करवाता है। अब हमारे पास डायरेक्ट ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट नहीं होता जो हमारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं उनका। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स हमारे पास रीस्टोर कर देते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अब इनिशियली अगर हमारे पास जो बाकी के मेजर्स हैं वो वर्क कर रहे थे अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर, तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये क्या करेंगे, रीस्टोर कर देंगे एक्टिविटी बाकी ड्रग्स की फॉर हमारी बॉडी की बाकी ड्रग्स के लिए। अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ड्रग्स हैं ये हमारे पास ऑरली दिए जाते हैं, पेरेंटली भी दिए जा सकते हैं और इनहेलेशनली भी दिए जा सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन और ब्यूटेसोनाइड ड्रग दी जाती है। ये जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर ही दिए जाते हैं क्योंकि इनके हमारे पास जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिवियर होते हैं। सो विद दिस आपकी जो दो क्लासेस हैं जो हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज किए जाते हैं हमारे पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी तीनों क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।